हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम मस्त। मार्केट का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक में कहाँ जा सकती है मार्केट। लेकिन उससे पहले डिस्क्लोज़र डिस्क्लोज़र ये है कि जो भी आप ट्रेड लें आप अपनी समझ से लें, अपने हिसाब से लें। और जहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात है तो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर हैं, तो वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से सोचें। और जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग के हिसाब से सोचें। तो यहाँ पर मैं आपका जो एनालिसिस है वो करने से पहले पहले कुछ हम पास्ट में चलने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मार्च के अंदर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमने देखा। उसके बाद कुछ अप्स एंड डाउन्स के बीच में एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। उसके बाद सितंबर का जो क्वार्टर था वहाँ पर एक हमने ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। और लास्ट के 6-7 दिन के अंदर जो लास्ट के एक्सपायरी डेज थे वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हम काफ़ी अच्छी रैली करके आए। जनवरी में भी काफ़ी अच्छी रैली हुई। जनवरी के लास्ट वीक के अंदर जो है और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर आया फरवरी और बजट का दिन, और बजट के बाद एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी। अब यहाँ पर पूरी सिचुएशन के बीच में अगर हम देखें तो हमने डाउ जोन्स को भी आउट परफॉर्म किया और वर्ल्ड की मोस्टली मार्केट को हम आउट परफॉर्म करते हुए आए। और हम जो है सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाली इकोनॉमी में से एक जो है नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट में से एक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पे आई। इंडो चाइना जो है टेंशन भी हुई और उसके बावजूद भी हमने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी। अब देखिएगा, इंडो चाइना रिटर्न्स जो है वो हमारे कैसे इम्पेक्ट डाल सकती हैं। यानी कि इंडो चाइना रिटर्न की बात, मैं आर्मी रिटर्न की बात कर रहा हूँ, जो आर्मी वापस चली गई। तो गलवान वैली से जब ये आर्मी वापस गई तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्मी के साथ साथ यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक जो है एग्रीमेंट्स भी कंट्रीज़ के बीच में हुए होंगे। तो जिसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो एफडीआई है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो चाइना के लिए भी एफडीआई जो है शायद आप दोबारा से सॉफ्ट होता हुआ देखेंगे भारत सरकार को। और इसके अलावा जो डिप्लोमेसी हुई होगी तो उसमें बहुत सारे जो रेट्स हैं, जो ड्यूटीज़ थी जनरली इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर, उनमें भी आप बदलाव देखेंगे। या जिन प्रोडक्ट्स पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे थे तो वहाँ पर भी हम हो सकता है कि हमारी सरकारें सॉफ्ट होती हुई नजर आए। तो क्योंकि सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, तो यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हम जो एग्रेसिव थे तो वहाँ पर आपको एग्रेसिवनेस जो है गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी कम नज़र आएगी। और चाइना का जितना विरोध हम कर रहे थे वो भी शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ नजर आए। एक ये इशू जो है आपको नज़र में रखना चाहिए। दूसरा जो पहलू है वो है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। जैसे ही डाउ जोन्स के अंदर अच्छी रैली आती है, वर्ल्ड की मार्केट के अंदर अब स्टॉक मार्केट चल रहे हैं, तो अब जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जो है ऊपर की तरफ जो है आ रहे हैं। और ओपेक कंट्रीज़ ने जो प्रोडक्शन कट किया था तो उसके ऊपर वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर जो सॉफ्टनेस है वो हम नहीं देख रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर रहते तो हमारी जैसी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस आप बढ़ते हुए देखेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है वो एक इम्पैक्ट डाल सकती है। इसके अलावा कोविड की जो असेसमेंट है, कोविड की वजह से जो लॉस है उसकी असेसमेंट कहीं पर भी नहीं हुई है, और कोई उस लॉस को असेस नहीं कर सकता कि कितना स्टिमुलस पैकेज जो है दिया जाना चाहिए था। तो जो भी अभी दिया गया है तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अब लगता है हमें अब देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि बाढ़ जब तक रहती है तो हमें ये नहीं पता होता कि कितना नुकसान हुआ है। जब बाढ़ खत्म हो जाती तो पता चलता है कि बाढ़ कितना नुकसान करके गई है। तो कोई भी नेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो उस डिजास्टर के ख़त्म होने के बाद हमें पता चलता है कि कितना जो है डैमेज हुआ है। तो इस डैमेज की जो असेसमेंट है इकोनॉमी लेवल के ऊपर जो है आप असेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बैंक की जो एनपीएज हैं उनकी जो रियल फिगर है वो हमारे सामने आएगी नहीं शायद। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी नहीं आएगी। अनसर्टनटी आ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और जो परफॉर्मा एनपी आप दिखाते रहेंगे। लेकिन बैंकों के एक्शन से जो एक बात समझ में आ रही है कि बैंकों ने जिस तरीके से क्यूआईपी के माध्यम से बैंकों के अंदर और कैपिटल डाली थी तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। उसी कड़ी में देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो भी एक एक्स्ट्रा 3,000 करोड़ की कैपिटल डाल रहा है, और इसी तरीके से उसने जो है मार्च के बाद एक बार 2,000 करोड़ पहले भी डाल चुका है। तो वो ये कह रहा है कि ग्रोथ के लिए जो है पैसा डाल रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिएगा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो वाला पोर्शन भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन सभी पहलुओं को अगर हम देखें जो फंडामेंटल्स लेवल पर, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंकिंग में या जो हमारी कंपनीज हैं उनके अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है प्रॉफिट्स आ गए हैं। हम लॉकडाउन के एक सेशन के अंदर थे, उसके ऊपर एक पिकअप आया, और वो पिकअप आया हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब होने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो लोगों ने अपने पर्सनल व्हीकल्स लिए, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल्स की वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हुए पूरी के पूरे जो है इकोनॉमी के ऊपर, वो काफ़ी पॉजिटिव हुए। तो क्या वो भी आगे रन करेंगे या नहीं करेंगे? तो इन सभी पहलुओं के हिसाब से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फंडामेंटल लेवल्स पर कि मार्केट ओवर स्ट्रेस्ड है, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी जिस तरीके से आ रही है। इसके अलावा बिटकॉइन जैसी जो करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसीज या इथियम, तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा रुझान जो है इन्वेस्टर्स का जो है देखा जा रहा है। तो लिक्विडिटी वहाँ पर भी जो है जा सकती है। क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट कहीं ना कहीं जो है टॉप के आसपास ही जो है खड़ी हुई है। और जिस तरीके से पिछले 3 या 4 दिन के अंदर स्मार्टली बड़े प्लेयर्स ने धीरे 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 करके जो है माल ऑफलोड किया है, उससे ऐसा लगता है कि जो एक्सपायरी वाला वीक है जिसकी अब हम चर्चा करेंगे, इसके अंदर भी वीकनेस जारी रह सकती है। लेकिन बहुत सारा जो है दारोमदार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्रूड ऑयल से काफ़ी इंडिया के अंदर अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से अगर सेलिंग शुरू होगी तो जो है एक सीवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि जो मार्च का महीना है उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी या कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो जो फ्यूचर्स के अंदर जो पोजीशंस हैं वो कैसी रोल ओवर होंगी वो हमें देखनी है। अगर वो रोल ओवर्स स्ट्रांगली होती हैं तो फिर तो ठीक है, मार्केट स्टैंड कर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांगली रोल ओवर नहीं होती है तो बीएस देखिएगा मार्केट को नीचे खींच के ला सकते हैं। और उसके बाद भी अगर हम बात करें कि जो बजट की वजह से जो मुझे पर्सनली लगता है कि निफ्टी के अंदर करीबन 500-700 पॉइंट की जो है एक फेक टाइप की रैली हुई है, जो कि इस वजह से हुई है कि जो शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हो गए थे और उन शॉर्ट्स कवरिंग की वजह से ऊपर आ गई। और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी जो मुझे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि 2000 पॉइंट से लेकर 4000 पॉइंट के बीच की जो रैली है वो इसी तरीके की है, जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो मार्केट अभी जो है एडजस्ट हो रही है, और बीएस ने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन के अंदर मार्केट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है वो अगले हफ्ते भी जो है कंटिन्यू रह सकता है। अब डेटा पॉइंट क्या कहते हैं, आइएगा उसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। ये है सबसे पहले निफ्टी बैंक का इंडेक्स। देखिए निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो 2 आवर्स के चार्ट पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर हम देखें तो ये सीधी सी बात क्या समझा रहे हैं, ये सीधी सी बात समझा रहे हैं कि ये जहाँ पर मार्केट बंद हुई है बैंक निफ्टी, ये अपने बिल्कुल स्पॉट लेवल पर बंद हुई है। और अगर यहाँ से कोई भी फॉल आता है तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते के दौरान नॉर्मल केस सिनेरियो के अंदर इन लेवल्स के ऊपर, ये जो लेवल्स हैं यहाँ तक टच कर सकता है। इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो लेवल्स हैं ये बनते हैं करीबन 34,800 के आसपास। तो 34,800 तक मार्केट थर्सडे तक जो है आ सकती है और नीचे के लेवल्स पर, क्योंकि जिस तरीके की ये जो रैली हुई थी, क्योंकि मानते हैं कि चलो ये रैली थी और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, तो यहाँ तक मार्केट आने की पूरी संभावना बनती है। और इसके नीचे भी जो है 34,400 तक भी जो है मार्केट आ सकती है इस हफ्ते के दौरान। तो ये मुझे लगता है कि नीचे के लेवल हैं। और अगर रोल ओवर्स नहीं हुए स्ट्रांगली, तो ये जो रैली आपने देखी थी आफ्टर द बजट, तो पोस्ट बजट जो रैली थी इसके अंदर भी कुछ और जो है करेक्शन हो सकती है। तो वो हालांकि मुझे इस महीने ना लग के मार्च के महीने में जाती हुई लग रही है, और मार्च के महीने में भी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन एक बात जो है ट्रेडर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर यहाँ से अगर पुल बैक आता है, यहाँ से पुल बैक आता है, तो ये जो पुल बैक है ये बैंक निफ्टी को जो है कहाँ पर लेके जाता है ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ये 36,300 के ऊपर निकलता है, 36,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर देखिएगा बुल्स कंट्रोल कर लेंगे मार्केट को। लेकिन मुझे इसकी संभावना 30% लगती है, और ये जो डाउनफॉल वाली जो संभावना है वो 70% लगती है। यानी कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है वो नीचे की तरफ आएगी। और रीज़न ये है कि जो अनसर्टेनिटी बैंक के अंदर है
वो हमें प्री बजट भी देखने के लिए मिल रही थी कि जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग बैंकिंग स्टॉक्स में हुई थी, लेकिन बजट में जो है कुछ अच्छे रुझान जो है देखने के लिए मिले और एक एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा, उसकी वजह से मार्केट ने पॉजिटिव लिया और शॉर्ट्स भी जो है मोस्टली कवर हो चुके हैं। तो बड़े प्लेयर्स जब तक शॉर्ट्स होंगे नहीं तो ऊपर मार्केट को क्यों लेके जाएंगे, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि मार्केट का रुख जो है नीचे रह सकता है, ना केवल इस महीने बल्कि मुझे अगले महीने के लिए भी जो है वीकनेस लगती है। ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप देखिएगा यहाँ पर भी तो एक राउंडिंग टॉप बन रहा है 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अगर ये राउंडिंग टॉप बनता है तो यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट आता है तो उसकी वजह से भी जो है मार्केट नीचे आ सकती है, और सिमिलरली यहाँ पर भी। और लेकिन देखिएगा निफ्टी में इतनी वीकनेस नहीं है जितनी बैंक निफ्टी ने इसको किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर ये गिरावट आती है तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि ये जो लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो 14,700 के आसपास है, यहाँ तक जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो कोरस्पॉन्डिंगली ये वीकनेस यहीं पर है। और इसके अलावा अगर निफ्टी यहाँ से 15,000 से ऊपर जो है क्लोज हो पाता है 15,100 के ऊपर, तो फिर दोबारा से जो है स्ट्रेंथ निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो इसके अंदर भी जो रेशो है वो मुझे 30-70 की ही लगती है। और बैंक निफ्टी और NBFC जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर मुझे अब इन लेवल्स पर जो है पेन लगता है। रीज़न यहाँ पर आप देखिएगा बजट के अंदर जो वॉल्यूम्स थे, बजट के बाद जितने वॉल्यूम्स थे जो कैंडल्स बनी थी, तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो धीरे धीरे की है स्मार्ट प्लेयर्स ने, लेकिन वॉल्यूम उसी के आसपास आ गए थे। और फिर उसके बाद देखिएगा जो 2 आवर्स के चार्ट पर जो फ्राइडे के सेशन में जो 2 बार सेलिंग हुई, तो जो फ्राइडे के सेशन में 2 बार सीवियर सेलिंग हुई उनमें भी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। तो अगर ये जो सेलिंग वाले वॉल्यूम्स हैं ये सिमिलर लग रहे हैं हमें जैसे कि पिछले महीने की एक्सपायरी के अंदर थे, तो पिछले महीने की जो एक्सपायरी के अंदर जो कैंडल्स बनी थी उसी तरीके की कैंडल्स हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी बनती हुई नजर आए। तो कल का जो ट्रेड होगा वो काफ़ी क्रूशियल होगा। और फ्राइडे में भी मैंने बात की थी कि मेक और ब्रेक हो सकता है, तो देखिएगा वो ब्रेक की तरफ गया और उसका जो कंटिन्यूशन है वो हमें लगता है कि अभी आगे रह सकता है। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। और देखिएगा क्योंकि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्रोबेबिलिटी की रेशो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये जो निफ्टी का जो चार्ट है ये आपको ये भी सेम चीज़ बता रहा है कि राउंडिंग टॉप बन रहा है। तो अगर राउंडिंग टॉप बनता है यहाँ पे 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो FNO की एक्सपायरी है वो नीचे की तरफ होने की काफ़ी प्रबल जो है संभावना बनती है। उसके बाद अगर डेटा पॉइंट्स को देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो है अब बाइंग बिल्कुल कम कर दी है, और ये जो बाइंग कम कर दी है ये ही जो है सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है माना जा सकता है, क्योंकि पैसे से मार्केट चलती है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जिस तरीके से ऊपरी लेवल्स के ऊपर बाइंग नहीं आ रही है, तो वही जो ट्रेंड है वो इंडिया के अंदर भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर व्यू जो है लगते हैं। और ये जो बाइंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जो DIs हैं वो अपनी सेलिंग को कम नहीं कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो है ये डेटा पॉइंट आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम जनवरी के अंदर बात करें तो जनवरी के अंदर ये 8980 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी, जहाँ पर 11,000 की जो है सेलिंग्स थी। तो अभी जनवरी के अंदर उनकी जो बाइंग्स थी उसके बाद भी मार्केट लास्ट वीक में करेक्ट हो गए थे। अब यहाँ पर जो बाइंग है अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर बाइंग पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा है, और वो बाइंग तब हुई जब मिस्टर इंडिया ने बाइंग की आफ्टर द बजट। तो इन्होंने भी क्या किया कि मार्केट को ऊपर खींच के ले गए, और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ऊपर लेवल पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट्स बिल्डअप किए, और वो शॉर्ट्स जो हैं वो कैसे आपको नज़र आएंगे कि बिल्डअप किए हैं, वो इस तरीके से नज़र आएंगे आपको कि जो डेटा आप देखेंगे कि FNO के तो जनवरी के अंदर जो डेटा थे वो शॉर्ट्स थे, तो वो शॉर्ट्स भी शायद अभी चल रहे होंगे, वो कवर होते हुए नहीं आ रहे इंडेक्स के अंदर। और यहाँ पर भी अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात ना करें क्योंकि इसमें पुट और कॉल दोनों ही हैं, तो यहाँ पर भी जो खरीदा है इन्होंने, क्योंकि जितनी उन्होंने शॉपिंग की तो उसके सामने कहीं ना कहीं हेजिंग जरूर की होगी। तो जो कैश मार्केट में तो ये जो 30,000 करोड़ के आसपास की जो इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग है इसमें बहुत सारी पुट भी बाय हो सकती है। तो इसलिए भी हमें लग रहा है कि लास्ट वीक के अंदर एक सेलिंग आ सकती है
इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर तो ऑप्शंस में भी सेलिंग है, तो ऑप्शंस में जो सेलिंग है वो हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो जनवरी में उन्होंने खरीदे थे, फिर भी आप मार्केट डाउन में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स ऑप्शंस कितनी खरीदी हुई हैं इस महीने तक, 20,606 करोड़ की। इसी तरीके से इंडेक्स के अंदर सेलिंग की हुई है 656 की। तो अभी भी जो है इंडेक्स में वो सेलर ही बने हुए हैं, अगर पिछले 2 बार की भी देखें तो, पिछले 2 महीने की भी। और स्टॉक के अंदर जो है सेलिंग वो भी अभी सेल साइड है। तो जो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने सेल कर रखे हैं उनको वो कवर करेंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, कैश के अंदर जो है माल छोड़ेंगे, तभी जो उनके स्टॉक के फ्यूचर्स हैं वो प्रॉफिट में आएंगे। तो इन डेटा पॉइंटों को देख के भी जो है मुझे लगता है कि जो लास्ट वीक है इसके अंदर क्लियरली एक चीज़ बन रही है, वो ये बन रही है कि 70% चांस मुझे लगते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी और 30% चांस लगते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। और 70-30 की रेशियो से अगर ट्रेड बनते हैं और 70-30 के हिसाब से अगर लॉन्ग और शॉर्ट को आप अपनी हेजिंग में बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट होने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा जो है मार्केट के अंदर जो टेक्निकल्स हैं वो वॉल्यूम के साथ जो है बदल भी सकते हैं। तो अब अगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है या किसी इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लो काफ़ी बड़ी पॉजिटिव आ जाती है या कोई बड़ा नेगेटिव आ जाता है, तो सिचुएशन जो है बदल भी सकती है। तो क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी डायनामिक है, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ काम करती है, बट नॉर्मल केस सिनेरियो के अंदर मुझे पर्सनली जो लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं फिर भी आपको लास्ट में एडवाइस करूंगा कि जो भी आप निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें। मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके के आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो भी एनालिसिस हमने किया इसके बारे में पता तो देखिएगा वीकेंड पे चलेगा, लेकिन मार्केट अभी इतनी चल रखी है तो इन्वेस्टर्स के लिए तो सबसे खास बात ये है कि वो जो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं वो अपना प्रॉफिट लूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो उनके लिए एक ही बात है कि अपने प्रॉफिट के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, और जब मार्केट ऊपर आती है तो ट्रेल करते जाइए अपने स्टॉप लॉसेस को, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं तो फिर थोड़ा समय इंतजार करिए कि मार्केट में जब अच्छे भाव दोबारा से आपको मिलें तो दोबारा से एंट्री करें। तो यहाँ पर इस पूरी चर्चा के अंदर आपको जो भी अच्छा लगा वो बताइएगा मुझे, और जो भी आपके व्यूज़ हैं वो जो है स्वीकार्य हैं, तो आप अपने कमेंट्स जो हैं ज़रूर करते रहिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।